नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल एकेडमी पर। मैं प्रदीप चौर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और इसी के साथ हमने माता जी का नाम लेके क्लास स्टार्ट किया है। और आपकी जो पहली क्लास है ये केमिस्ट्री की होने वाली है। आपकी जो ये पहली क्लास है ये केमिस्ट्री की होने वाली है। तो दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है यहाँ पे मैटर, जिसको हम पदार्थ कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, जो केमिस्ट्री के कुछ इतिहास हैं उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। आप लोग इसका प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि अगर एक बार आप नोट्स बना लेंगे तो फिर क्या होगा, दोबारा आपको फिर कहीं से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब हम एक बार कोई चीज़ लिख लेते हैं तो वो हमेशा हमको याद रहती है और फिर बाद में एग्जाम के टाइम हमको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। तो हम चलिए सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री, जिसको कहा जाता है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो केमिस्ट्री शब्द है, तो केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। तो अगर हम केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति की बात करें, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। यहाँ पे केमिस्ट्री जो है, जिसको हम रसायन शास्त्र बोलते हैं, वो जो केमिस्ट्री टर्म है या केमिस्ट्री जो वर्ड है वो मिस्र के कीमिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। अगर हम बात करें रसायन शास्त्र के जो जनक हैं, केमिस्ट्री के जनक या फिर फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें, तो इनको जो है कहा जाता है, तो इनका नाम है लेवासियर, फिर कहीं कहीं पे लेवोजियर लिखा होता है, लेवोसिए, या कहीं कहीं पे लिखा होता है लेवोजियर। तो आप यहाँ पे इससे देख सकते हैं कि जो केमिस्ट्री के जनक या फादर ऑफ जो केमिस्ट्री हैं वो लेवोसियर या फिर लेवोजियर कहा जाता है। और इनको जो है इसे जो केमिस्ट्री होती है इसको क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री को साइंस ऑफ साइंस, साइंस ऑफ साइंस, या फिर विज्ञान का विज्ञान। तो दोस्तों, जो आपकी केमिस्ट्री है इसको साइंस का साइंस कहा जाता है, फिर विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर दिख रहा होगा। दोस्तों, एक गुजारिश है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करिए वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करिए, ताकि थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। आप लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अप्रिसिएशन होता है कि हाँ, कम से कम लोग वीडियो देख रहे हैं और मतलब एक पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है मुझे। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। और कीमिया शब्द जो है ये आपका मिस्र के मिस्र का एक जो भाषा है उसके कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। केमिस्ट्री के जनक की बात करें तो जो केमिस्ट्री का जनक है उसको लेवासियर, फिर कहीं पे लेवोजियर लिखा होगा, तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। और इसको कहा जाता है साइंस ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। इसको आप नोट करिए। तो चलिए एक बार फिर से, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। और केमिस्ट्री का जो जनक है यानी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसियर, लेवोजियर। और केमिस्ट्री को ही साइंस ऑफ साइंस कहा जाता है, कि विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा और, जो केमिस्ट्री का अध्ययन होता है या फिर स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, इसको कहा जाता है केमिटेकिंग।
हिंदी में अगर बात करें तो केमी टेकिंग या फिर केमी टीचिंग कहा जाता है। किसको? स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अध्ययन को कहा जाता है केमी टेकिंग। ठीक है, तो और थोड़ा सा 1774 में, कब? 1774 में ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की। 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया। अब सबके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या 1774 से पहले दुनिया में ऑक्सीजन थी या नहीं थी? तो दोस्तों 1774 से पहले भी ऑक्सीजन थी और बाद में भी थी। यहाँ पे जो जोसेफ प्रिस्टल ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की, ऑक्सीजन का आविष्कार किया, ये जो है लैब की बात कर रहा है कि इसका जो है संश्लेषण या फिर सिंथेसाइजेशन किया कहाँ पे? लैब में। किसने? 1774 में प्रिस्टले ने। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया और ये जो किया था ये लैब में किया था। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, नहीं होना चाहिए कि 1774 से पहले ऑक्सीजन थी ही नहीं और ये महानुभाव ने जब ऑक्सीजन खोजा तब लोगों ने सांस लेना शुरू किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। आगे फिर हम बात करते हैं कि जो रसायन शास्त्र है, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री विभिन्न पदार्थों के रासायनिक संबंधों के बारे में हमको जानकारी देती है तथा उनके क्रियाविधि के बारे में हमको जानकारी देती है। रसायन शास्त्र विभिन्न प्रकार के पदार्थों के रासायनिक संबंधों और उनके क्रियाविधि के बारे में जानकारी देती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका ये रसायन शास्त्र है, ये विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं, जो रासायनिक संबंध होते हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं और उनके मध्य कौन कौन सी क्रियाविधि होती है उसके बारे में हमको जानकारी यहाँ से मिलती है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ये तो जो लेवोसिए थे ये केमिस्ट्री के जनक थे। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, भारत के संदर्भ में बात करें, तो भारत में रसायन शास्त्र का पिता पीसी राय, पीसी राय, उनका जो नाम था प्रफुल्ल राय। ठीक है दोस्तों, और वहीं पे अगर हम बात करें, ये भारत में रसायन शास्त्र के पिता पीसी राय और इनका पूरा नाम था प्रफुल्ल राय। अगर वर्ल्ड वाइड बात करें कि वर्ल्ड वाइड केमिस्ट्री का जो जनक था उसका नाम था लेवोसिया लेवोजियर। 1774 में प्रिस्टले ने क्या किया था? लैब में ऑक्सीजन का आविष्कार किया था। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत की। लेवोसिए या फिर लेवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया। ये जो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत था, इसके अकॉर्डिंग यानी कि
मास ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी भी जो पदार्थ का द्रव्यमान होता है या कोई भी द्रव्यमान, यहाँ पदार्थ की बात नहीं, कोई भी द्रव्यमान, चूंकि द्रव्यमान होगा तो पदार्थ ही होगा, तो कोई भी जो द्रव्यमान होगा उसको ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। अगर इसको दूसरी भाषा में कहें तो किसी भी केमिकल रिएक्शन से पहले, किसी भी केमिकल रिएक्शन से पहले जितने भी एजेंट्स होते हैं उनका द्रव्यमान और केमिकल रिएक्शन के बाद जो हमको प्रोडक्ट मिलता है उनका जो टोटल द्रव्यमान होता है वो इक्वल होता है। तो ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है, द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। अगर इसको हम दूसरे लैंग्वेज में कहें, शायद क्लियर दिख रहा है, एक बार जरा मैं देख लेता हूँ। हाँ, क्लियर दिख रहा है। तो द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। और अगर इसको दूसरे भाषा में कहें तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले, रासायनिक अभिक्रिया से पहले, अब जो रासायनिक अभिक्रिया से पहले पदार्थ होते हैं उनको हम बोलते हैं अभिकर्मक या फिर अभिकारक, अभिकारक या फिर उनको केमिकल एजेंट बोलते हैं। इनका जो द्रव्यमान होता है, इनका जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, आफ्टर रिएक्शन या फिर अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के बाद। अब चूंकि अभिक्रिया के बाद क्या हमको मिलता है, उत्पाद मिलता है। क्या मिलता है, उत्पाद मिलता है। तो इस तरह से हमको यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत को समझने में मदद मिलेगी कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। या फिर कहें कि जो रासायनिक अभिक्रिया से पहले जितने भी एजेंट्स होते हैं उनका टोटल जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है, अभिक्रिया के बाद जो हमको उत्पाद मिलते हैं उनके बराबर होता है। अगर हम ऐसे समझें कि मान लेते हैं क्या है, H2 और O, ठीक है। तो यहाँ पे H2O क्या हुआ, हमको क्या मिला, यहाँ पे जल मिला, जल मिला, ये H2O बना। तो इधर का ये जो टोटल द्रव्यमान है, इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो ये टोटल द्रव्यमान होगा ये इसके द्रव्यमान के बराबर होगा। कैसे, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन किया, उसके बाद हमको क्या मिला, जल मिला। तो इस प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो टोटल मास होगा, जो द्रव्यमान होगा वो जल के द्रव्यमान के बराबर होगा। यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है, इसको आप नोट करिए। अब दोस्तों, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है मैटर और साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यूं कहे तो हम इसको पदार्थ और साथ में पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पदार्थ आखिर में होता क्या है, व्हाट इज मैटर। कोई कमेंट करके बताएगा कि मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। जरा सा वीडियो को पॉज करिए और हमको कमेंट करके बताइए कि पदार्थ आखिर में होता क्या है। आप महसूस करिए कि आप जहाँ पे बैठे हैं, जो आप खाते हैं, गाड़ी से जिससे चलते हैं, या फिर जिस कॉपी आप लिख रहे हैं, जिस पेन से लिख रहे हैं, क्या वो पदार्थ है कि नहीं। अभी हम आपको पदार्थ की डेफिनेशन बताएंगे कि आखिर में पदार्थ होता क्या है, लेकिन उससे पहले आप महसूस करिए कि क्या ये पदार्थ है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर में पदार्थ होता क्या है। तो इस दुनिया में हर एक वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है, और तो हम बात कर रहे थे क्या, पदार्थ की।
तो पदार्थ हर एक वह वस्तु पदार्थ है जिसमें क्या होता है, जिसमें आयतन होता है। अब चूंकि आयतन होगा तो क्या करेगी वो स्थान घेरेगी, स्पेस ऑक्यूपाइड करेगी, स्थान घेरता है, और साथ में क्या होता है, उसमें उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं पदार्थ। अब हम इस मार्कर की बात करें, इस मार्कर की, ये मार्कर जो है इसमें कुछ न कुछ इसका द्रव्यमान है, इसको हम कहीं पे रखेंगे तो क्या होगा, ये स्थान घेरेगा। अब स्थान घेरता है कि नहीं घेरता है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी डब्बे में रखेंगे या फिर हम इस जेब में डाल रहे हैं। जब जेब में डाल रहे हैं तो देख रहे हैं क्या हुआ, हमारी जेब में कुछ स्थान को ये क्या कर रहा है, घेर रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर हर एक वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें स्वयं का द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाती है, वो पदार्थ कहलाती है। अब अगर उदाहरण की बात करें तो पुस्तक, पेड़ पौधे, चीनी, ऑक्सीजन या अन्य सभी पदार्थ जो क्या करते हैं, स्थान घेरते हैं, जिसमें उनका द्रव्यमान होता है, उनको हम बोलते हैं पदार्थ। ठीक है। और जैसे कि कुछ और चीज की बात करें, ऊर्जा होगी, उष्मा होगी, बल हो गया, प्यार हो गया, गुस्सा हो गया, ये सब क्या है, ये सब पदार्थ नहीं है, इनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये ना तो स्थान घेरते हैं, ना तो इनमें इनका द्रव्यमान होता है, तो ये क्या होते हैं, ये पदार्थ नहीं होते हैं। लेकिन हम कहेंगे ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं, यहाँ पे हम एक चीज लिखेंगे नोट डाल के कि ऑल ऑब्जेक्ट्स in the universe are matter। तो यहाँ पे हिंदी में अगर हम लिखना चाहें, ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं क्या होती हैं, पदार्थ होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं पदार्थ होती हैं, मतलब कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको हम पदार्थ नहीं कह सकते हैं। चलिए अगर इसका हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे पदार्थ या फिर मैटर, मैटर या ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, उसमें आयतन होता है, स्थान घेरती है या फिर आयतन होता है, और साथ में तथा ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, आयतन होता है, तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती है, पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाल के हम लिख लेंगे, नोट डाल के यहाँ पे लिख लीजिए कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु पदार्थ है। ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु पदार्थ है। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहें। तो ये क्या हो, ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु पदार्थ है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि पदार्थ जो होते हैं उनके कुछ गुण भी होते हैं। जो पदार्थ होते हैं उनके कुछ गुण होते हैं। अब वो गुण कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम गुण की बात करें तो जो पदार्थ होता है, यहीं पे हम लिख लेते हैं पदार्थ के गुण। सबसे पहले हम यहाँ पे गुण की बात करें, थोड़ा सा इंक भर लेते हैं। हाँ, सभी जो पदार्थ होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। जो पदार्थ होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। अगर
इसकी हम बात करें कि इसको सिद्ध किसने किया था, तो अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सबसे पहले भारत के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे या जिनको ऋषि कहा गया, उनका नाम था कणाद। ऋषि कणाद ने जो है सिद्ध किया कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, या फिर हम कह सकते हैं अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और अगर हम जो पदार्थ होते हैं उनको हम गर्म कर दें, जो पदार्थ होता है उसको अगर हम गर्म कर दें तो उनके जो कण होते हैं ताप वृद्धि के कारण उनमें जो है गति बढ़ जाती है। जो जो कण होते हैं सूक्ष्म कण, जब ताप बढ़ाया जाता है पदार्थ का तो उन कणों की जो गति होती है उस गति में एक वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये जो है किसने बताया था, ऋषि कणाद ने बताया था। और अगर हम दूसरे गुण की बात करें कि आखिर पदार्थ में ऐसा और कौन सा गुण होता है, तो जो पदार्थ होता है वो किस सूक्ष्म कण से मिलकर बने हैं, वे कण स्थिर न रहकर क्या होते हैं, कंटिन्यूअस गति करते रहते हैं। पदार्थ जो होते हैं जिस सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं वे कण क्या होते हैं, लगातार मतलब गति करते रहते हैं, उसमें मूवमेंट होती रहती है, कंपन होता रहता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे इसको जो है पदार्थ के गुण में लिख सकते हैं कि ये भी पदार्थ का एक गुण होता है। आगे हम बात करें, पदार्थ जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं वे एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। तभी तो आपने देखा होगा अगर एक दूसरे को ये बांध के ना रखें, खींच के ना रखें तो क्या होगा, ये अलग हो जाएगा और ये पूरा बिखर जाएगा, बह जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो पदार्थ के सूक्ष्म कण होते हैं उनमें आपस में एक आकर्षण बल कार्य करता है। वो आगे भी हम बात करेंगे कि अगर एक तरह के पदार्थ होंगे तो क्या होगा, ससंजन बल, और अदर तरीके के पदार्थ होंगे तो असंजन बल उसमें कार्य करता है। फिर वही हम बात करें कि जो सूक्ष्म कण होते हैं उनमें क्या होता है, आकर्षण बल कार्य करता है। साथ में आपने देखा होगा, फिलहाल नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर कभी आपको मौका मिले सूक्ष्मदर्शी से देखने का तो आप जब देखेंगे जूम करके बहुत हाई मैग्निफिकेशन का जब सूक्ष्मदर्शी होगा उसमें देखेंगे तो जो पदार्थ के सूक्ष्म कण होते हैं उनके बीच में खाली स्थान पाया जाता है। खाली स्थान लाइक जैसे मान लीजिए अगर आप कोई सपोज करिए बोतल है, ठीक है, इस बोतल में आपने क्या किया, ढेर सारे मटर के दाने भर दिए, ढेर सारे मटर के दाने भर दिए, उसके बाद आपने ढक्कन बंद कर दिया, तो आप देखेंगे उस मटर के दाने के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस रहेगा। इसको चेक करने के लिए कि उसमें स्पेस है कि नहीं है, उस मटर के दाने के बीच में आप रेत डालिए एक मुट्ठी और आप देखेंगे जो रेत है वो नीचे बैठ जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ होते हैं उनके जो अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं उनके बीच में एक खाली स्थान होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस या फिर अंतराणु स्थान कहते हैं। तो और ये जो अंतराणु स्थान होते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, ये अलग अलग तरह के पदार्थों में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। अगर हम ठोस की बात करें तो उसमें अत्यंत कम होता है, द्रव की बात करें तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा पाया जाता है, वहीं पे हम गैस की बात करें तो गैस में ज्यादा खाली स्थान देखने को मिलता है। फिर आगे हम बात करें कि जो पदार्थ के सूक्ष्म कण होते हैं उनके बीच में खाली स्थान होता है जो इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं, मैंने बताया ही। और अगर उसको चेक करना है तो आप उसमें पानी डाल दीजिए या फिर रेत डाल दीजिए, कुछ भी डालेंगे तो देखेंगे वो उसमें क्या होगा, बैठ जाएगा। तो इस प्रकार हमको देखने को मिलेगा उसमें कुछ ना कुछ खाली स्थान था। ठीक है, तो चलिए इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। हेडिंग डालते हैं पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण, तो सबसे पहले गुण में हम लिखेंगे कि जो पदार्थ होता है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और इस बात की पुष्टि किसने किया था, अगर ये जो उपरोक्त कथन है इस बात की पुष्टि किसने किया था, सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिक ऋषि कणाद ने किया था। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ऋषि कणाद ने किया था, क्योंकि भारतीयों की एक समस्या रही है शुरू से कि वो कोई भी काम करते हैं ना तो उसका क्रेडिट नहीं लेते हैं। हम कहते हैं काम अगर आप कोई कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट लीजिए, टीम में कर रहे हैं तो पूरी टीम मिलकर क्रेडिट लीजिए, कहीं अकेले कर रहे हैं तो अकेले लीजिए। हाँ, लेकिन एक चीज और है कि अगर आप टीम में मिलकर काम कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट अकेले लेने का कोशिश मत करिए, तो फिर क्या होता है, जो टीम भावना होती है, जो लोग आपके साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं वो हतोत्साहित हो जाते हैं, फिर क्या कहते हैं ठीक है कर लो।
कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पदार्थ जो होता है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और इस बात की पुष्टि सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिक ऋषि कणाद ने इसका जो है इसकी पुष्टि की थी कि जो पदार्थ होता है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और ये जो सूक्ष्म कण होते हैं इसको परमाणु कहा गया है, इसको परमाणु कहा गया या फिर एटम कहा गया। बाद में फिर डाल्टन का परमाणु मॉडल और भी और जो आधुनिक वैज्ञानिक है उन लोगों ने इसके बारे में डिटेल्स में स्टडी की और अपने अपने जो उनके निष्कर्ष निकले उसके आधार पर उन्होंने अपनी परिभाषाएं दी। अभी हम जब आगे चलेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा आता है आपका कि पदार्थ जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है वह कण लगातार गति करते रहते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। और अगर हम पदार्थ का ताप बढ़ा दें, यदि यदि पदार्थ का ताप बढ़ा दिया जाए तो ताप वृद्धि के कारण सूक्ष्म कणों की गति में वृद्धि होती है, कारण सूक्ष्म कणों की गति में वृद्धि हो जाती है, मतलब कि आपने देखा होगा जब पानी होता है, पानी स्थिर रखा रहता है, जब हम क्या करते हैं नीचे से गर्म करते हैं तो पानी उबलने लगता है। वो क्यों उबलता है? आखिर में उसके उबलने का कारण क्या है? उबलने का कारण ये कि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सूक्ष्म कण होते हैं, उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा बढ़ती कैसे है? देखा आपने पढ़ा होगा कि के बराबर हाफ एम डी स्क्वायर। ठीक है, के बराबर हाफ एम डी स्क्वायर। तो क्या होगा, जब हम क्या करेंगे गर्मी देंगे तो उसकी गति बढ़ेगी, और जब गति बढ़ेगी तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं कि पदार्थ जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है उनको जब हम ताप में वृद्धि करते हैं तो उन सूक्ष्म कणों की गति में वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, तीसरे पॉइंट को अगर हम लिखना चाहें तो तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, पदार्थ जिन सूक्ष्म कणों से, या फिर लिख लेते हैं सूक्ष्म कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जो और इन कणों के मध्य लगने वाले फोर्स को इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स या फिर अंतरा अणुक बल, अंतरा आणविक बल। आणविक बल कहते हैं। ठीक है, फिर नीचे अब दिखेगा नहीं, ऊपर का थोड़ा सा इरेज करते हैं, आप लोग नीचे का लिख लीजिएगा। उसके बाद 4 नंबर, सूक्ष्म कणों के मध्य खाली स्थान होता है जिसे इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, या अंतरा आणविक स्थान।
ठीक है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस या अंतराणविक स्थान कहते हैं। उसके बाद 5 नंबर आता है, सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन विभिन्न पदार्थ, अलग अलग पदार्थ के अगर हम कण की बात करें तो अलग अलग पदार्थों के जो कण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मान लो मैंने ये इंक का डब्बा लिया, इसका जो इसका केबिन है, इसका जो डिब्बी है, ये अलग प्रकार के कण से मिलकर बनी हुई होगी। डस्टर की बात करें कि अलग प्रकार के कण से मिलकर बनी हुई है। अगर वहीं पे हम मोबाइल की बात करें तो ये आपका मोबाइल है, ये अलग प्रकार के कण से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि सभी पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। सभी पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, किंतु भिन्न भिन्न पदार्थों के कण भिन्न भिन्न पदार्थों के सूक्ष्म कण भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है कि जो भिन्न भिन्न पदार्थ होते हैं उनके जो कण होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो दोस्तों चलिए, जितना अभी तक आपने पढ़ा उसका एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र, जो कि मिस्र के कीमिया शब्द से मिलकर बनी है। कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी। क्या होता है? कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी। रसायन शास्त्र के जनक की बात करें तो रसायन शास्त्र के जो जनक है उनका नाम है लेओसिए या लेवोजियर। 1774 में प्रिस्टले ने 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने लैब में या प्रयोगशाला में ऑक्सीजन का निर्माण किया या फिर ऑक्सीजन का आविष्कार किया। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में रसायन विज्ञान का जनक पीसी राय यानी कि प्रफुल्ल राय को कहा जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं, आते हैं पदार्थ पे। व्हाट इज मैटर? पदार्थ क्या होता है? तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी पर उपस्थित या फिर ब्रह्मांड में उपस्थित हर एक वस्तु जो स्थान घेरती है, अब स्थान घेरेगी क्यों? क्योंकि उसमें आयतन होता है और जिसका अपना द्रव्यमान होता है वह वस्तु क्या है? पदार्थ है। तो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में उपस्थित हर एक वस्तु पदार्थ है। लेकिन अगर हम बात करें मोह, प्यार, घृणा, नफरत, उष्मा, ऊर्जा, ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें पदार्थ नहीं है। ये सब क्या है? ये फिनोमिना है, एक जिसको हम महसूस कर सकते हैं। और फिर आगे हम बात करते हैं कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ के गुण के बारे में। तो पदार्थ के मैंने अभी आपको 5 गुणों के बारे में बताया। सबसे पहले जो पदार्थ होता है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और इस बात की सबसे पहले पुष्टि भारतीय दार्शनिक ऋषि कणाद ने की थी कि जो पदार्थ होता है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। दूसरी बात करें कि जो पदार्थ होता है उनके बीच में खाली स्थान होता है। जो पदार्थ होता है उनके बीच में खाली स्थान होता है और उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तीसरी बात मैंने बताया कि जो पदार्थ होते हैं एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और ये जो होता है इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तीसरी बात कि जो पदार्थ होता है उनके कणों के मध्य गति होती रहती है। जो पदार्थ होते हैं उनके कणों के मध्य गति या फिर कंपन होता रहता है, और जब हम पदार्थ को ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा ऊर्जा यानी कि टेम्परेचर देते हैं, उसमें हीट जनरेट करवाते हैं, तो क्या होता है? उस पदार्थ की ऊष्मा ऊर्जा या फिर तापमान में जब वृद्धि होती है तो जो कण होते हैं, कणों के मध्य क्या होता है? गति जो होती है, कणों की जो गति वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब ऊर्जा उसको मिलती है तो उसकी गति बढ़ जाती है। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं कि पदार्थों के मध्य खाली स्थान ये हो गया। फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, सभी पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, और सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन 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 क्या है कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ भिन्न भिन्न प्रकार के सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ऐसा नहीं कि कुर्सी, मेज, घर, टेबल, आपका संदूक, बर्तन, कुर्सी, जो कुछ भी आप देख रहे हैं कि सब एक ही प्रकार के सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। इसीलिए स्पष्ट कहा गया कि जो सूक्ष्म कण होते हैं वो अलग अलग प्रकार के, जो पदार्थ होते हैं अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगे पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण। जो पदार्थ होता है उसका भौतिक वर्गीकरण।
फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थों का भौतिक विभाजन या फिर वर्गीकरण। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि पदार्थों का जो भौतिक विभाजन है, तो इसको हम टोटल यहाँ पे भौतिक विभाजन के आधार पे 5 प्रकार का देखें। सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड, इसको ठोस कहते हैं, इसको द्रव कहते हैं, और गैस, उसके बाद फिर आता है प्लाज्मा और बीसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो दोस्तों ये हमको जो है 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो ये आपका भौतिक विभाजन है कि पदार्थ का जो है भौतिक वर्गीकरण हम करेंगे तो 5 प्रकार के तरह से करेंगे। सबसे पहले ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है। दोस्तों अगर इसको हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड जो होता है उसका क्या होता है, आयतन निश्चित होता है और आकार निश्चित होता है, निश्चित होता है, बताओ भाई। तो जो ठोस होता है उसका जो आकार होता है और आयतन होता है वो दोनों निश्चित होता है। इसको हम चाहे यहाँ पे रखें या अपने सर पे रखें, अपने जेब में रखें, ये क्या होगा, इसका आयतन निश्चित रहेगा, जितनी इसकी लंबाई, जितनी इसकी चौड़ाई, जितनी इसकी ऊंचाई है वो एक समान बनी रहेगी, ठीक है। तो ये इसका आकार हो गया, मतलब कि आयतन, ठीक है, निश्चित रहेगा। और लिक्विड की बात करें, ठीक है, लिक्विड की बात करें तो जो लिक्विड होता है इसका आयतन तो निश्चित रहता है लेकिन जो आकार होता है वो बदलता रहता है। अगर मैं इस पानी को इसमें 1 लीटर भरता हूँ और यही उठा के फिर क्या करता हूँ, इस मग में डाल देता हूँ, ये पानी उठा के इस मग में डाल देता हूँ, तो चूंकि 1 लीटर था तो 1 लीटर इसमें भी जाएगा, लेकिन इसका जो आकार होगा, पहले बोतल के शेप में था, बोतल के आकार में था, लेकिन जब मग में जाएगा तो ये मग का आकार धारण कर लेगा। तो इस प्रकार हम इसमें क्या कहेंगे, इसमें आकार और आयतन कैसे होता है, निश्चित होते हैं। इसमें क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है या फिर पात्र के अनुसार, जिस पात्र में डाला जाएगा उसी का यहाँ पे आकार धारण कर लेगा। और जो आयतन होगा, आयतन इसका कैसा होगा, आयतन निश्चित रहेगा। वहीं पे अगर हम गैस की बात करें, क्या होगा, गैस की बात करें तो आपका जो गैस होता है उसमें आयतन और आकार दोनों कैसा होता है, दोनों अनिश्चित होते हैं। क्यों, क्योंकि देखा होगा आपने कभी, जब गैस होता है, परफ्यूम का बॉटल होता है, उसको आप खोल दीजिए, क्या होता है, थोड़ा सा निकलता है लेकिन पूरे कमरे में फैल जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो वो गैस है, परफ्यूम में क्या होता है, गैस ही होती है ना। या फिर आपका जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसको जो हम खोलते हैं क्योंकि वो लिक्विफाइड होता है, उसको बोलते हैं ना एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो चूंकि लेकिन उसमें हम अगर एज एग्जाम्पल लें तो जो हम उसको ओपन करते हैं तो उड़ने लगता है, तो पूरे कमरे में उसका फैल जाता है। और आकार क्या होता है, आकार कमरे के आकार या फिर जिस प्रकार के बर्तन में रखा जाता है उसी प्रकार के बर्तन में, अगर हम मान लेते हैं इसमें क्या करते हैं, इसको बंद करके और इसमें हवा भरते हैं, हवा भरेंगे तो क्या होगा, ये इसी के आकार का हो जाएगा। या फिर अगर इसको हम बीच से क्या करें, दबा दें तो फिर उस आकार का ये हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
अब यहाँ पे प्लाज्मा की बात करें तो जो प्लाज्मा होता है ये एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको हम उच्च तापमान देते हैं तो ये आयनीकृत होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। तापमान जब क्या करते हैं इसमें, जब हम तापमान क्या करते हैं बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है, आयनीकृत होकर गैस बन जाते हैं। जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो आयनीकृत होकर गैस बन जाते हैं। और ये जो पांचवी है ये परम ताप अवस्था पर पाई जाती है, परम ताप अवस्था पर पाई जाती है। ये आपकी चौथी अवस्था, ये पांचवी अवस्था है। इसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसलिए कहते हैं, इसको बोस और आइंस्टीन जो आपके भारतीय वैज्ञानिक और आइंस्टीन ये दोनों जो वैज्ञानिक हैं इन लोगों ने इसको इस अवस्था के बारे में पता लगाया, इसलिए इसको बोस आइंस्टीन आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। तो दोस्तों आज हो गया है वीडियो 41 मिनट का, और 40 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं रखेंगे, नहीं तो क्लास लंबी हो जाती है और बोरिंग हो जाती है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, साथ में जब एक चैप्टर खत्म होगा, यानी कि जो आपका मैटर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर, ये सब चीज़ें हम पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर एक अलग से क्लास शेड्यूल करेंगे, उसमें हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, और वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, लाइक करिए पसंद आए तो, और ना भी पसंद है तब भी लाइक कर दीजिएगा। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिसके पास उनके पास सबके पास शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे जितना जल्दी होगा, हो सकता है डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था बन जाए, तो फिर ये लिखने वाला काम खत्म हो जाएगा। और आपको ये 40 मिनट में इतना कम कंटेंट मिल रहा है, हो सकता है 40 मिनट में जल्दी आपको ढेर सारा कंटेंट मिलेगा, क्योंकि लिखने का जो टाइम है वो बच जाएगा और हमको डिजिटल बोर्ड पे फिर काम करना होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और थैंक यू, लव यू ऑल। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू।